नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बड़ी अजीब सी स्थिति इस देश में हो गई है। चारों तरफ इस समय अलग अलग मुद्दों को लेकर के एक बड़ी बहस, एक बड़ा विवाद इस देश में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हर मामले पर जब ये पूरा मामला आज सत्ता में बैठे लोगों तक और उसके साथ जिम्मेदार लोगों तक जब पहुंचता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही दिखाई दे रहा है। कोई उन मामलों को एड्रेस करता हुआ दिखाई नहीं देता। इस देश में एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। पहचान का एक संकट होता जा रहा है। हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से इस देश में सरकार कभी आधार को डिनाई कर देती है, कभी अब तो पासपोर्ट को आप डिनाई कर चुके हैं कि वो आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये सारी चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ अभी जो प्रक्रिया जनगणना की शुरू हुई है, उसमें भी कुछ ऐसे सवाल इन्वॉल्व कर लिए गए जो पहले से ही विवादों में थे, जो एनपीआर के समय से विवाद में चल रहे थे। ये सारी परिस्थितियां ये देश देख रहा है। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबरें आती हैं जब ऐसे लोग जो दो दो तीन तीन देशों में, दुनिया के दो दो तीन तीन देशों में भारत का प्रतिनिधित्व जिन लोगों ने किया है, उन लोगों पर जब वो खुद लोग जब उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं और वो पहचान की संकट पर बात करते हैं, तब ये सारी चीजें और गंभीर हो जाती है। जिस तरीके से सर एक सैन्य अधिकारी की बात हो रही है, जिस तरीके से एक पूर्व राजदूत की बात हो रही है, उन्होंने जो कोट्स दिए हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, कितनी गंभीर हैं इस देश के प्रति, जो ये सारे प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके लिहाज से कितना गंभीर है। यहां से शुरू करते हैं, फिर बाकी बातचीत करते हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि जो इस देश के करोड़ों लोग जिनको आज आपने अपनी पहचान पर साबित करने के लिए लाइनों में लगा रखा है लंबे समय से एसआईआर के नाम पर, आप उनका कम से कम मुद्दा उठा तो रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको छूता भी नहीं चिमटे से। तो कल्पना कीजिए हिंदुस्तान का समाज, हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है कि वी विल बी एक इंक्लूसिव सोसाइटी, हम समावेशी समाज होंगे। और आज की तारीख में मोदी जी और ज्ञानेश गुप्ता का षड्यंत्र मिलकर इस देश को क्या बना रहा है, एक्सक्लूजनरी सोसाइटी, जिसमें समाज से एक्सक्लूड कर दिया जाए। और अब तो हद हो गई। आपको याद होगा वो जमाना जब इस देश के नोबेल लॉरिएट, कितने लोगों को देश में नोबेल पुरस्कार मिला है, जब अमर्त्य सेन को भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए धक्के खाने पड़े, आपने देखा। और उस कड़ी में नए नाम जुड़े हैं दो। वैसे तो बहुत नाम है, 10 करोड़ के आसपास नाम कटने वाले हैं, लेकिन दो नाम आज जब सामने आए तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। 3 देशों में भारत के राजदूत रहे, 3 देशों में। नवदीप सूरी, उनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए क्या करना पड़ रहा है वो उन्होंने खुद ही ट्वीट करके लिख दिया। इसी तरीके से आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह हरियाणा में, उनको अपनी ये साबित करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे। तो देश का पूर्व राजदूत 3 राज्यों के अंदर, और इस देश की सेना का आर्मी कमांडर जस्ट नेक्स्ट टू आर्मी चीफ, और उससे पहले एडमिरल अरुण प्रकाश, नौसेना वाले, आपको याद होगा। और उस गिनते जाए उसमें कितने क्रिकेटर हैं, कितने अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, सांसद हैं, दुनिया भर के मशहूर लोग, उन सबको धक्के खिलाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो ये 2 चीजें सामने आई हैं, नवदीप सूरी की और लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह की, ये जो मोदी और ज्ञानेश का जो षड्यंत्र है ना, ये विश्वगुरु भारत, इसके सारे के सारा मॉडल का भंडाफोड़ ये नए तरीके से हो गया है एक बार फिर से। आप शायद सहमत होंगे इस बात से। 3 देशों में भारत के राजदूत रह चुके नवदीप सिंह सूरी भारत के चुनाव आयोग से सिंपल सा सवाल पूछते हैं, बहुत सिंपल सा, दिखा दीजिएगा दर्शकों को। पूछते हैं कि कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी उनको अपनी नागरिकता साबित करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आम आदमी की क्या मिसाल। सिंपल सी बात है, कोई इसमें नो ऑफेंस टू एनीबॉडी। मिस्र संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रहे हैं वो, और ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर रहे हैं भारत के। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर क्या कहा, कोट, अगर मुझे 3 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद अपनी नागरिकता साबित करने में परेशानी है, तो आम नागरिकों का क्या होगा। शायद ईज ऑफ लिविंग लाइफ, शायद ईज ऑफ लिविंग, आसान जीवन, इसी को कहते हैं। अब तक के नतीजों के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया के आखिर में भारत की वयस्क आबादी जो है, जिसको 18 साल से ऊपर की आप कहते हैं, 10% हिस्सा नागरिक तो होगा, लेकिन ईसीआई की वजह से उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। याद रखिएगा, लगभग अगले चुनाव में 100 करोड़ के आसपास वोटर होंगे। और बड़ी शान से ये बेशरम लोग कहते हैं
कि 10% वोट लोग अपने वोट का हथियार गवा देंगे। ये संख्या 10 करोड़ है। इसी ने बिना वोट देने वाले नागरिकों की एक नई कैटेगरी बनाई है। कहां क्या, ये दुनिया में केवल एक मॉडल है, ये याद रखिएगा। और ये कहां का मॉडल है, मैं आपको बार बार आगाह किया है। ये मॉडल है राम प्रकाश जी इजराइल का, जहां दो तरह की जनता होती है, एक होती है वोटिंग पॉपुलेशन और एक नॉन वोटिंग पॉपुलेशन। तो इसके तहत आप भारत में तो रहेंगे, लेकिन भारत में वोट नहीं डाल पाएंगे। तो अब आप कल्पना कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको पहले पेज पर छापा है, फ्रंट पेज पे, वो खबर भी भेजी है मैंने आपको। आधुनिक भारत में लोगों को वोटिंग के अधिकार के से बड़े पैमाने पर वंचित करने की प्रक्रिया है SIR। हमें ऐसे कानून की जरूरत है जो हमारी सुरक्षा करे और जानबूझकर की गई ओमिशन यानी कि चूक के लिए चुनाव आयोग को सख्त से सख्त सजा दे। लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह, दिखाइएगा जरा, कमलजीत सिंह के नाम से है, मैंने उनका कोट भेजा आपको, ट्वीट भी भेजा है। मैंने 39 साल तक भारतीय सेना में सेवा की। मेरे पिता राजस्थान काडर के अधिकारी थे। मेरी पत्नी नौसेना अधिकारी की बेटी है। मैं मुख्यमंत्री का सलाहकार और हरियाणा में राज्य सूचना आयुक्त रहा हूं। पिछले 2 महीनों से मैं हरियाणा के इस जलेबा कह रहे हो इसको, जलेबी से बड़ा जलेबा यानी वाले मामले में फंसा हुआ हूं। इसे जलेबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 नोटिस मिलने और कई दस्तावेज जमा करने के बावजूद भी स्थिति नहीं वही है। हम नहीं मानेंगे। कल्पना कीजिए। और जो KJ सिंह कह रहे हैं, एग्जैक्टली वही स्थिति मेरे साथ है। मेरे पेरेंट्स का 2002 के SIR में बाकायदा नाम था। मैं भी 2002 में वोट डालता था, कोई समस्या नहीं। क्या अंतर आया पता है आपको? उस समय हेमंत लिखा गया, फादर साहब ने करवाया था वो, अब हेमंत आत्री आ गया। 5 मैसेज आ चुके हैं अभी तक। आज तक कोई BLO झांक के नहीं देखा। आप घूमते रहो जहां घूमना है। तो ये ज्ञानेश गुप्ता का और जो मोदी जी का जो मिलीभगत का मॉडल है, इसकी आप कल्पना कीजिए। और हकीकत क्या है, बिल्कुल ब्लंट शब्दों में कहना चाहूंगा, क्योंकि हम कभी नेवर मिन्स वर्ड्स। मोदी ने ज्ञानेश की मदद और न्यायपालिका के आंख फेर लेने से हर तरह से भारतीयों की जिंदगी मुश्किल कर दी। सिर्फ युवा, महिलाएं, किसान, MSME, नौकरियां, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब कमजोर अर्थव्यवस्था, ये सब इशू नहीं है, बल्कि उनके कुशासन से अब टॉप राजनीति और आर्मी कमांडर्स भी बच नहीं पाए हैं। ये 2 चीजें आपके सामने उदाहरण है। ये केवल क्या है, इसको सोचिएगा। कई बार हम चीजों को बहुत हल्के से ले जाते हैं। मैं आप तब से क्वेश्चन किया करता सारे जब भी अपने शोज के अंदर कि राम प्रकाश जी ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा खेल है ये हमेशा पन्ना प्रमुखों के जरिए ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि आपने पूरे के पूरे देश के वोटिंग सिस्टम को, पैसे की कमी नहीं है, हजारों करोड़ रुपए आपके खाते में, कोई समस्या नहीं है, तो पन्ना प्रमुख बना लिए कहने को स्वयंसेवक के नाम पर। और वो फिर क्या खेल करते हैं, अभी उत्तराखंड का देखा होगा ना आपने सीन, जब कुमारी शैलजा अपने टॉप लीडर्स को लेकर के बैठी थी चुनाव आयोग के सामने। मतलब 10 लोग इकट्ठे किए जाते हैं और वो सैकड़ों वोट कटवा देते हैं। और जब मैंने राम प्रकाश जी का नाम लिया, मेरे नाम से आपकी वोट कटने की एप्लीकेशन लगा दी, आप मेरे घर आए कि भाई साहब क्या दिक्कत है, तो मैं तो आपको सबूत दिखा देता हूं कि साहब मैंने अप्लाई नहीं किया। उसके बाद ना कोई जांच ना कोई पड़ताल, राम प्रकाश राय जी धक्के खाते फिरते रहे। ये आपने अभी उत्तराखंड में देखा। उससे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोट चोरी में दिखाया था, पूरे देश को दिखाया कि जिनके नाम से अप्लाई किया गया है वो कहते हैं कि साहब हमने तो अप्लाई नहीं किया। तो फिर किसके नाम से किया, किसने किया? वो पासवर्ड आपके पास नहीं आया, मैं आपका नाम कटवा रहा हूं, आपके पास पासवर्ड भी नहीं आ रहा है। हु इज ब्लॉकिंग दैट सिस्टम? मेरा तो नाम चेंज के लिए भी जब मैंने अप्लाई करने की कोशिश की तो भी मेरे पास पासवर्ड आया, लॉगिन किया उसके लिए भी पासवर्ड आया। तो ये सारे का सारा आप सिस्टम समझिए। ये दौर जो है हिंदू इतिहास के अंदर हमारे, इसको कहते हैं इनक्विजिशन, धार्मिक जांच पड़ताल के तौर पर दर्ज हो गई। इनक्विजिशन इज जांच पड़ताल। हमेशा की तरह कभी ईसाई धर्म की जांच पड़ताल वाले पुराने और एक मजाकिया नकल है। अब ठीक ठाक नहीं पता कि इस जांच पड़ताल के दौरान कौन सी चीज सुरक्षित रखनी है, कौन सी नहीं, कौन सी चीज आपको सुरक्षित रखेगी, कौन सी नहीं, कुछ भी नहीं पता आपको। आज का दौर केवल और केवल एक ही बात कह सकता हूं, फिर इजराइल का मॉडल है। 2 तरह के लोग हैं, एक वोटिंग पॉपुलेशन, एक नॉन वोटिंग पॉपुलेशन। और बड़ी शर्मनिरपेक्षता के साथ छाती पीट पीट के क्या कहते हैं ये बेशरम लोग, आप केवल कल्पना कीजिए। 2 दिन पहले आपने एक सीन देखा होगा, शैलजा और सारे लोगों को लेकर के चुनाव आयोग के गेट के बाहर बाड़ा बना करके उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। देखा आपने वो सीन, वीडियोज आए थे समझे। तो शैलजा ने कहा कि भाई कम से कम कोई अधिकारी आकर के हमसे ज्ञापन तो ले ले
अंदर तो चलो नहीं मिल रहे तुम, कोई बात नहीं। उसके बाद वो अपने वाले भोंपू लिए खड़े थे, उतार बाइक। तो एक जाहिल पूछता है शैलजा से कि मैडम, ज्ञानेश गुप्ता की मदद भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा तो ट्रंप कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? ये आपके पॉमेरियन से, आपको क्या लगता है उनकी वोट नहीं कटेगी? कटेगी सबकी, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। आज आपका नंबर है, कल मेरा नंबर है, परसों किसी और का है, नंबर सबका आएगा। तो जिस मीडिया को वॉचडॉग की भूमिका आपने दी थी, आज वो मीडिया ज्ञानेश गुप्ता के ढोल बजा रहा है। ट्रंप तो फजूल आदमी। जो ये ज्ञानेश गुप्ता है, ये मिलने गया अमेरिका के राजदूत सर्जेई गौर से, वहां पर उन्होंने दोनों ने एक नंबर के लंपट हैं, दोनों ने जो भी बकवास की, उसने अपना वो ब्रीफ ट्रंप को दिया, ट्रंप ने उठा के ट्वीट कर दिया। ट्रंप का भी वही एजेंडा है जो मोदी का एजेंडा है, कि किसी भी कीमत पर येन केन प्रकरण सत्ता नहीं छोड़नी है। तो उसने दे ट्वीट मारा वो, कि भारत की तरह वो पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए। भारत में तो जिनके वोटर आई कार्ड उनको भी नहीं मान रही है, जिनका आधार कार्ड उनको मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितनी हियरिंग्स हुई आधार को रिजेक्ट करने के लिए। तो राम प्रकाश जी, इन्होंने जो गदर मचाया है ये डेमोक्रेसी के नाम पर, ये इस देश में भूतों ने भविष्यते है। एसआईआर को ये क्या कहते हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और अगर मेरी बात माने, मैंने तो चुनाव आयोग 20 साल कवर किया है, दिस इज नॉट एसआईआर, दिस इज एसईआर, स्पेशल एक्सक्लूशन रिवीजन। कि किन किन को निपटाना है, वो एक्सरसाइज है ये पूरी, टारगेट कर करके कि ये लोग रहेंगे, ये लोग नहीं रहेंगे। जब एक इतना अदालतों में भी हमने देखा जिस तरीके की टिप्पणियां आई कि चलिए आपका नाम इस बार नहीं है तो आप अगली बार वोट दे दीजिएगा, ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये क्या इसके लिए कम जिम्मेदार हैं, या फिर एक तरीके से ये बूस्टर डोज के तौर पर देखा जाए कि बूस्टर दिया जा रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल फ्री हैंड है, आप जो चाहिए करिए? राम प्रकाश जी, अदालत ने तो इस मामले में एक से एक नए लॉ बनाए, एक से एक नए लॉ बनाए। जब क्या कहा चीफ जस्टिस ने? उन्होंने कहा कि आप 4 जिंदा लोगों को लाके दिखाओ, हम पूरी एक्साइज पे पुनर्विचार कर लेंगे। कितने लोगों को लेकर के आए प्रशांत, अपने क्या नाम है वो जो यादव है, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए? क्या किया अदालत ने? कुछ किया? ऐसे कितने नाम दिए गए? कुछ किया? 28 लाख लोगों के बारे में अदालत कहती है कि इस बार नहीं डाल पाओगे तो कोई बात नहीं, अगली बार डाल दो। कहा कि नहीं कहा? चीफ जस्टिस वहीं बैठा था, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब वो लोग आए कि साहब जो आपने ये ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, इनमें तो हमारे जो निपटारा हो रहा है वो इस स्पीड से हो रहा है। बड़बोले हैं सारे के सारे बैडमिंटन वाले। तो वहां पर वो कहते हैं कि ओहो इस गति से तो फिर अगला चुनाव भी आ जाएगा, तब तक भी ये नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले नहीं दिख रहा था ये प्रोजेक्ट? समझिए, 2024 के चुनाव के बाद जो 240 सीटें आई, उसके बाद एक झारखंड राज्य छोड़ दीजिए राम प्रकाश जी, किसी स्टेट में चुनाव आ रहे हो तो बताइए आप मुझे एक स्टेट का नाम। जिन स्टेट्स में सपने में नहीं सोच सकते थे, इनका कोई नाम लेवा नहीं था, उन सारी स्टेट्स में इन्होंने रिपीट किया। कौन कौन से स्टेट है वो? हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कहा जोड़ के कहीं घटा करके। उसके बाद आप चलिए बिहार, उसके बाद चलिए वेस्ट बंगाल। कौन सा स्टेट छोड़ा इन्होंने? और हर जगह मेजोरिटी का खेल क्या कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अरे जहां प्रधानमंत्री की रैली में 10,000 आदमियों के टोटे पड़े हुए थे, उस हरियाणा में दोबारा सरकार रिपीट कर दी तीसरी बार, कोई पूछने वाला नहीं। इतना बड़ा खेल, सारा चुनाव आयोग वहीं बैठ के देख रहा है। हरियाणा में कितनी इलेक्शन पिटीशन हुई? किसी पे आ जाएगा फैसला आपको लगता है? 10 साल कोई फैसला आ जाए तो मुझे बता देना। न्यायपालिका को माफ कीजिएगा, इस देश में राम प्रकाश जी न्याय देने के लिए बनाया गया था, प्रवचन देने के लिए नहीं बनाया गया था। दुख इस बात का है कि इस देश की न्यायपालिका एक पर्टिकुलर रंग में आकर के प्रवचन देने का काम करती है। और इसका सबसे शर्मनाक उदाहरण, सबसे शर्मनाक, आपके पूरे जीवन काल में ऐसा उदाहरण नहीं आएगा, वो था मसीह का केस चंडीगढ़ में करने का। सरे आम आदमी कैमरे के ऊपर वैलिड वोट्स को इनवैलिड कर रहा था, आपने देखा था, हमने शो किए कई बार। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में वो वीडियोस दिखाए गए। उस आदमी ने वहां चीख चीख के ये कहा चीफ जस्टिस ने कि लोकतंत्र की हत्या है, ये है वो है। किसके लिए कर रहा था? भाजपा के लिए। जो मसीह था उसको 1 घंटे की सजा हुई क्या? सब कुछ ऑन कैमरा था। चीफ जस्टिस ने हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए वो बदल दिया कि भाई ये नहीं, ये वो होगा, अपने मेयर होगा। लेकिन जो करने वाला था उसका क्या हुआ? और अब इस बात की कल्पना कीजिए कि अगर वो व्यक्ति ये काम कांग्रेस या किसी विपक्षी दल के बिहाफ पे कर रहा होता, उनके लिए कर रहा होता,
तो क्या परिस्थिति होती? तो ये जो गुनाह है, इस गुनाह में न्यायपालिका सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। कारण समझिएगा, आप जब हम चुनाव आयोग कवर करते थे 2000 के आसपास, तो आप पहाड़ों में, चमोली में, कहीं और ऊपर चले जाइए, मिडिल नॉर्थ ईस्ट में, एक वोट के लिए बूथ बनता था राम प्रकाश से, एक वोट के लिए स्पेशल वोटिंग पार्टी जाती थी रात रात भर चल के पैदल, ताकि कोई रह ना जाए। और ये क्या है कि कोई वोट ना डाल दे जिनको हम ना चाहें। ये लोकतंत्र है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, इज व्हाट? इलेक्शन। हियर इट इज सिलेक्शन। पहले ये वोटर सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्टेड वोटर्स गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे। सो वेयर इज द इलेक्शन? टेल मी। ये लाके खड़ा किया तो इन्होंने। सरकार वोटर चुन रही है। सरकार पहले वोटर चुनेगी, वोटर फिर सरकार चुन देंगे। सिंपल है। आप बताइए ना, जब देखिए मेरा नाम हेमंत था उसमें, अब हेमंत अत्री, फादर्स नेम सेम, डेट ऑफ बर्थ सेम, सारा घर का डिटेल सारी की सारी सेम। इसके लिए कितना नाटक होना चाहिए? और करना है तो आ जाओ ना भाई। मैसेज रोज आ रहे, सो एंड सो बीएलओ विल कांटेक्ट, नोबडी कमिंग। उससे पहले किसी बीएलओ का फोन आता है, साहब ये आपके फार्म फला जगह रखे, आप ले जाओ। देन आई टोल्ड हर कि आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? फिर वो भागी भागी वो फार्म देके चलेगी। ये इस देश का हाल है। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी इज इन पेरिल। पूरे का पूरा जो स्थितियां हैं, आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि ये बेसिकली एसआईआर है। आपको याद होगा, एक अंजलि भारद्वाज ने एक आरटीआई लगाई थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा कि साहब आपने जो एसआईआर का ऑर्डर किया, इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स की फाइल दे दीजिए हमें कि कैसे कैसे ये आइडिया आया था और कैसे ये फैसला हुआ। आप अपना सर पीट लेंगे जान करके कि चुनाव आयोग से जवाब गया कि हमने तो एसआईआर का फैसला ही नहीं किया। मैंने आपको दिखाया था वो ऑर्डर और आपने स्क्रीन पे दिखाया था, याद होगा आपको। तो जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का फैसला नहीं किया तो किसने किया भाई? नॉर्थ ब्लॉक से आया क्या? साउथ ब्लॉक से आया क्या? हु डिसाइडेड इन द फर्स्ट प्लेस? ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया। जब आर्गुमेंट चल रहा है एसआईआर पे तो वहां भी गया, और वहां पर क्या हुआ इस पे? नथिंग डूइंग। तो ये जो आज कमाल देखिएगा, जिस चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, वो सरकार के साथ मिली भगत करके ये सारा षड्यंत्र कर रही है। उसके बाद किसका था रक्षा करने का काम? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट मुंह फेरे बैठे है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का कामकाज देख के हैरान रह गया कि आपने एसआईआर की वैलिडिटी से तब तक वो नहीं की थी कि हाँ ये हाँ या ना, और ये कहा कि उसके बावजूद ये कहा कि एसआईआर में कोई भी व्यवधान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भैया पहले आप हेल्ड तो कर लो इसको, उसके बाद कह देना। तो सारे की सारी जो मिली भगत है वो सरेआम दिखती है भाई। कितने बड़े बड़े वकीलों ने क्या क्या आर्ग्यू कर लिया, सब कुछ दिखा दिया, कि सबूत दिखा दिया। और बंगाल में तो शर्मनिरपेक्षता की सारी हदें पार कर दी। जिस तरीके की नई नई टर्मिनोलॉजी लाई गई, आप कल्पना कर सकते हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इसके नाम पर कितने वोट काट दिए। सुप्रीम कोर्ट देखता रह गया। यही काम था क्या? सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए बनाया गया था। देखिए फिर मैं एक बात कहता हूं, जब हम वहां थे चंडीगढ़ में तब भी मैं एक बात कहा करता, बतौर आयुक्त मेरा काम ये नहीं है कि मैं ब्लैकमेलर और उसको बढ़ावा दूं ना। मुझे जो करना है मैं करूं, लेकिन एक भी सच्चे आवेदन को खारिज नहीं होना चाहिए, चाहे 2% सच्चे आवेदन को। इस देश के जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनमें से अगर एक भी वोटर का नाम कटता है तो उसका सीधा दोष चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। आप सहमत होंगे शायद इस बात से। कोई जो अदालत का वो है ना कि चाहे 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष की सजा नहीं होनी चाहिए। क्या ये इन नेचुरल जस्टिस के प्रावधानों को भी भूल गए हैं केवल इसलिए कि एक इकोसिस्टम की सरकार रहनी चाहिए? ये लोकतंत्र के हत्यारे। सेना में जो लोग, सेना में जिन्होंने सर्व किया, जो 3-3 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व जिन लोगों ने किया, आखिर ऐसे लोगों को भाजपा क्यों जो है, ऐसे लोगों का नाम भी गायब हो जा रहा है? क्यों ऐसे लोगों को भी भाजपा नहीं सेलेक्ट करना चाहती? क्यों ऐसे लोगों से भी चुनाव आयोग को समस्या है कि ऐसे लोग भी चुनाव की इस लिस्ट में रहें? राम प्रकाश जी, इनका टारगेट सत्ता में बने रहने का है। उसके लिए किसी का भी नाम पतना पड़े, इनको कोई परेशानी नहीं। सेलिब्रिटी क्वेश्चन तो आपके और मेरे लिए है ना, कि देखो भाई ये आर्मी कमांडर है, देखो ये रिटायर्ड डिप्लोमेट है, इतने बड़े लोग, इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन। हरियाणा में मुख्यमंत्री का एडवाइजर रहा है केजे सिंह, कैन यू इमेजिन?
और उसका नाम उसको नाम को लेकर धक्के खा रहा है। तो आम आदमी की मिसाल सोच लीजिए क्या होगी। मुख्यमंत्री का सलाहकार नौलाल खट्टर का, उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्योंकि समझिए बात को, जो सिस्टम में फीड कर दिया गया फिर उसमें बचेगा कोई नहीं ना। गेहूं के साथ गुण भी आएगा, जो भी सब कुछ आता जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं। आप घूमते रहिए, दिखाते रहिए कागज, हु केयर्स। तो ये जो चीज है ना, ये नए सिरे से इस बहस को जन्म दे रही है कि इन्होंने इस देश को ला के खड़ा कर दिया है। आपका हो सकता है 2003 में आपका नाम लिस्ट में होना हो, तो क्या हुआ? इससे आप भारतीय नहीं रह जाते क्या? आप शहर या देश बदलते हैं, हो सकता है उस समय आपके पास समय न हो, तो क्या हुआ? पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। एडमिरल अरुण प्रकाश के साथ भी हुआ था, नेवी चीफ थे। आधार, पैन, एपिक और समय समय पर होने वाली केवाईसी जांच के दायरे में देश की ज्यादातर आबादी के आने के बाद भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान डेटाबेस में से एक होना चाहिए था। क्या चुनाव आयोग भारत के बड़े आईटी टैलेंट का इस्तेमाल करके एसआईआर के लिए अलग अलग जानकारियों को आपस में नहीं जोड़ सकता था? ऐसा करके वे हमें बेवजह और लंबे समय तक होने वाली परेशानी और वोट देने के अधिकार से वंचित होने के संभावित खतरे से बचा सकते थे। ये कौन कह रहा है? एडमिरल अरुण प्रकाश। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह की सुनिएगा। चुनाव आयोग एजी ब्रांच से पूर्व सैनिकों का डाटा क्यों नहीं निकाल लेता और उन पूर्व सैनिकों को बेवजह परेशान होने से क्यों नहीं बचाता, जो सीनियर सिटीजन भी? कितने शर्म की बात है कि सेना में एक पूर्व कमांडर को इस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ा। सोचिए इस बेवकूफाना अफसरशाही से जूनियर रैंक के पूर्व सैनिकों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा। ये फौज का आरोप है जिसके राष्ट्रवाद का ठेका लेकर के ये क्या कहते हैं बेशरम खड़े होकर के कि हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं। क्या कह रहे थे राजस्थान में खड़े होकर शहीद जवानों के फोटो लगा करके कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के जवानों के नाम पर मिल सकता है? याद होगा आपको, कहा था ना किसी ने। और उस पर क्या हुआ? प्रधानमंत्री को नोटिस जाने की बजाय अशोक लवासा साहब की नौकरी चली गई। ही हैड टू रिजाइन। क्यों? क्योंकि राजीव जो अरोड़ा, वो सारे लोग एक तरफ खड़े हो गए जाकर के। सुनील अरोड़ा था, माफ कीजिएगा, उस समय। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां हैं कि जो लॉजिकल बात कहे उसको बात कर दो। प्रधानमंत्री को किस बात क्यों नहीं गया इस बात पे नोटिस? इज ये होली का हो? इंदिरा गांधी का तो चुनाव रद्द कर दिया था भाई साहब। इसी देश की अदालत ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था, कथित तौर पर एक सरकारी कर्मचारी की मदद लेने पर। और ये मोर्चों से कोई असर पड़ेगा? इतने प्रोमिनेंट लोग भी अब सामने आकर के देश में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का रवैया इस देश की न्यायपालिका का है, जिसके पास या जिससे सर्वाधिक उम्मीद थी, तो क्या इन खुलासों से कोई फर्क पड़ेगा सरकार पर, सत्ताधारी दल पर, चुनाव आयोग पर? प्रकाश जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हो, डिप्लोमेट्स की इनकी तो बात छोड़िए। आज की तारीख में तो जेन जी और जेन अल्फा का नाम सुन लो, ये भागते फिरते हैं। देखा आपने? नहीं, उत्तर प्रदेश की जो डेटा आ रहा है उसमें सर्वाधिक नाम इसी जेनजी के कट रहे हैं, जो 18 साल से 24 साल वाले हैं। सबसे ज्यादा आज उसके शिकार वही हो रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, उसके बाद तो जो खबरें हैं वो तो यही है कि और ज्यादा इन्हीं के नाम पर मुसीबत आएगी, क्योंकि नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था हो नहीं पा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये किसी सूरत में भाजपा को वोट देना नहीं चाहते हैं। प्रकाश जी, एक दौर होता है, वो जो दौर था अब तक, वो दौर अब जा रहा है धीरे धीरे। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश का इतना मजबूत मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा, क्या आदेश निकल रहे उत्तर प्रदेश में कि स्कूलों का जो फैसिलिटीज का ऑडिट करने को किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी। हरियाणा का अनपढ़ शिक्षा मंत्री, वो भी कल हांसी के अंदर खड़ा होकर के कह रहा है कि स्कूल सार्वजनिक जगह है, इस पर कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। तो स्कूल के लिए परमिट बनता है क्या चुनाव आयोग से? क्या शिक्षा मंत्री पास बनाता है बैठ के सेक्रेटरीट के अंदर? आप सोचिए पूरी चीज को। आज की तारीख में ये जो पूरा सिस्टम है गवर्नेंस का, ये पूरे का पूरा एक्सपोज हो चुका है। ये जो सो कॉल्ड डबल इंजन है, ये तबाही के इंजन है। ऐसे ऐसे कुपड़ शिक्षा मंत्री हैं। क्या लिखा होता है स्कूल के अंदर? आपने बहुत कुछ सरकारी स्कूल देखे होंगे, सेवार्थ आइए, शिक्षार्थ जाइए, ऐसा होता है ना। और ये क्या कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान आप जाइए, सेवार्थ जाइए। हाँ, ऐसा कुछ लिखा होता है। और ये क्या कह रहे हैं कि वो सार्वजनिक स्थान आप जा ही नहीं सकते, और उसके लिए अगर आपको जाना है तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्कूल में शौचालय नहीं है, ये देखने के लिए मुझे पहले कमेटी जांच करनी पड़ेगी। कल्पना कीजिए आप, ऐसे ऐसी दुर्दांत प्रतिभाएं शिक्षा मंत्री हैं इनकी। तो इन्होंने
जो पूरा ये सिस्टम बनाया था ना भय का और भ्रम का, वो आज की तारीख में बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। और यही जेन जी और यही जेन अल्फा इनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इनके साथ जर्मनी से भी बुरा हाल होगा, यू मार्क माई वर्ड्स। तमाम ऐसे मामलों में तो अब एफआईआर भी दर्ज होने लग गई है, जो स्थितियों से अवगत करा रहे हैं लोगों को, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज हो रही है। बहरहाल इन खुलासों ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को हवा दी है और मजबूती के साथ हवा दी है। अब देखना ये होगा कि फर्क कितना पड़ता है, लोग कैसे जागरूक होंगे, कैसे अपने अधिकारों को हासिल कर पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। जनगणना का जो मैं जिक्र कर रहा था, पुराने सवाल जिन पर विवाद मचा हुआ था, बवाल हो रहा था, वो सारे सवाल फिर से शामिल कर लिए गए। लेकिन आपका नाम कैसे सम्मिलित होगा, ये शायद सरकार के पास भी इसकी क्लैरिटी नहीं है, या फिर सरकार जानबूझ करके, सरकार और संवैधानिक संस्थाओं ने आंखें मूंद के रखा हुआ है कि आपका अधिकार हम छीन करके रखते हैं और जिसको सरकार बनानी है वो बनाता रहे, यानी वो किसी भी तरीके से। कुल मिला जुला करके स्थिति आपके हाथ से फिलहाल निकली हुई है, अब आपके हाथ में वापस कैसे आएगी ये समझना होगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।